So today we will start our second class for the subject QSC, जो कि कल हमने स्टार्ट किया था। हमारा नया सब्जेक्ट QSC क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग, जो कि कल हमने स्टार्ट किया था। आज उसकी दूसरी क्लास हम कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने बेसिक्स देखे थे। एक्चुअली में होती क्या है क्वांटिटी सर्विंग या फिर कॉस्टिंग, या जिसको हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है, बेसिक आइडिया उसके पीछे क्या है, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ एस्टिमेशन और कॉस्टिंग, उसकी ज़रूरत क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ज़रूरत पे ही आती है ना। एंड व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग दिस एस्टिमेशन और कॉस्टिंग, है ना। तो कल हमने इसके बारे में देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि कितने तरीके से या कितने टाइप्स के एस्टीमेट होते हैं, है ना। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाकी तो मैं शुरू से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि भाई ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा जाता। क्यों? क्योंकि भाई ये सब्जेक्ट जो पढ़ा जाता है वही होता है। मतलब इसकी जो कन्वर्जन है, मतलब जो पढ़ना और फील्ड का जो कन्वर्जन है ना, वो ऑलमोस्ट 99% है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट को हम करने के लिए पढ़ते हैं, है ना। तो वो चीज़ मैंने आपको कल भी बोली थी, और उसी में आगे बढ़ते हुए फिर हमने कल क्या देखा था कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेट क्या क्या है या कितने टाइप्स के हैं। उनमें हमने काफ़ी सारे 7-8 तरीके से हमने एस्टिमेट्स के टाइप देखे थे। और उसमें मैंने बोला था कि हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें, अपने माइंड में क्लियर पिक्चर रखें। तो एक रहेगा अप्रोक्सीमेट मेथड, है ना, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, जिसको हम प्रिलिमिनरी एस्टिमेट भी बोल सकते हैं। उसमें कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिक कंटेंट मेथड, ये कुछ उसके टाइप्स थे। अब ये एस्टिमेट हम कब करते हैं? तब करते हैं जब हमें कहीं से अप्रूवल की ज़रूरत है, या फिर हमें एक मोटा मोटा आइडिया चाहिए कि भाई किसी भी काम को करने में हमें कितना कॉस्ट लगेगा, या कितना कितना इसके लिए हमें फंड की ज़रूरत है। इन दैट केस हम अप्रोक्सीमेट मेथड से एस्टिमेट निकालते हैं। वंस वी गेट द अप्रूवल, या वंस वी गेट द ऑथेंटिकेशन कि भाई हाँ हम इसमें काम कर सकते हैं, दिस इज द अमाउंट इन विच वी कैन वर्क, तो फिर हम क्या करते हैं, डिटेल एस्टिमेट पर जाते हैं। डिटेल एस्टिमेट में हर एक एक चीज की डिटेलिंग होती है, और क्योंकि हर एक एक चीज की डिटेलिंग होती है और उसका करस्पॉन्डिंग रेट लिया जाता है, इसलिए जो डिटेल एस्टिमेट होता है वो बहुत हद तक एक्चुअल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बोला कि एक्चुअल कॉस्ट तो कब आएगी, जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको एक्चुअल कॉस्ट पता चलेगी। लेकिन जो एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो कि डिटेल्ड एस्टिमेट से निकाल, बहुत हद तक सेम होगी किससे, एक्चुअल कॉस्ट से। तो डिटेल एस्टिमेट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीके का एस्टिमेट है। इंपॉर्टेंट कह लो, या फिर वो एस्टिमेट जो कि हमें करना ही करना है, अगर कोई भी काम हमें करना है तो। अब डिटेल एस्टिमेट में अगर कुछ चीजें रह गई हैं या उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसके लिए फिर अलग तरीके के एस्टिमेट्स, जैसे कि रिवाइज एस्टिमेट कल हमने देखा, और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो हम क्लियर पिक्चर बना के चले कि अप्रोक्सीमेट और डिटेल में कुछ कुछ चीजें अगर रह गई हैं, तो उसके लिए भी दो तरीके के एस्टिमेट हमारे पास हैं। उसके बाद एक कंप्लीट एस्टिमेट था, जिसमें कि सारी चीजें जुड़ी हुई थी, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड, जो लीगल इश्यूज हैं, सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें कंप्लीट एस्टिमेट में थी। और एक आखिरी जो एस्टिमेट था, दैट वाज एनुअल रिपेयर या एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो कुछ 7-8 तरीके से हमने एस्टिमेट्स को पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हम आगे चले, हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जो कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, या जब भी हम बिलिंग का काम करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जिनमें सबसे पहली चीज़ थी दैट वाज कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी एक ऐसा शब्द है बेटा कि जब भी आप बिलिंग पर जाएंगे या एस्टिमेशन पर जाएंगे, कंटिंजेंसीज आपको कहीं ना कहीं मिलेगी ज़रूर। तो कंटिंजेंसी में हमने समझा कि कंटिंजेंसी क्या है। इट इज दैट सॉर्ट ऑफ फंड, ऐसा फंड जो कि ऐसे खर्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो खर्चे हम डिटेल एस्टिमेट में नहीं बता सकते, है ना, जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं है, लेकिन वो काम में कहीं ना कहीं छोटे मोटे खर्चे होते रहेंगे। उन खर्चों को संभालने के लिए हमें कंटिंजेंसीज की जरूरत पड़ती है। कंटिंजेंसी इज सॉर्ट ऑफ फंड। ठीक है, अब जिसकी जो परसेंटेज है वो कितना होता है, वो आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि कंटिंजेंसी का परसेंट होगा 3% to 5%।
ठीक। उसके बाद हमने दूसरी चीज देखी वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। अब वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में क्या देखा कि भाई साइट पर जब भी काम हो रहा है तो हम जो एस्टिमेट बना रहे हैं दैट इंक्लूड्स दो चीजें। कौन कौन सी चीजें जल्दी से बताएंगे? जो हम एस्टिमेट बनाते हैं उनमें दो चीजें मेन लेते हैं, कौन कौन सी है बताएंगे सभी लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी दो चीजें हैं जिनको हम एस्टिमेट्स में लेते हैं या एस्टिमेट में लेकर चलते हैं? बताएंगे, सभी बताएंगे। यस यस यस, लेबर एंड मटेरियल। ठीक है, मटेरियल और लेबर को आप इनकी जो कॉस्ट है या इनका जो रेट है या इनका जो अमाउंट है वो तो आप लेकर चलते हैं, लेकिन देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि साइट पर चल रही होती हैं विच आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर साइट। तो साइट पर अकाउंटेंट बैठा होगा, वहाँ पर सुपरवाइजर होगा, वहाँ पर चौकीदार होगा, वहाँ पर कई तरीके से चीज़ें और भी चल रही होंगी जो कि उस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो उसका पैसा कहाँ से निकाला जाएगा? उसका पैसा निकाला जाएगा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट वाले फंड से। और उसका कितना परसेंटेज होता है? 1.5 से 2%। है ना? सभी ने आंसर, जिन्हें भी आंसर दिए सभी ने सही लिखा है ना? सभी ने सही लिखा है। बेटा अमन तूने गलत लिखा, एम्प्लॉयर्स एंड क्वांटिटी नहीं। हम दो चीजें जिनका पैसा या अमाउंट लेकर चलते हैं, एक है मटेरियल, एक है लेबर। ठीक, तो बाकी लोगों ने सही लिखा है। तो ये दो चीज तो हम एस्टिमेट में ले लेते हैं, जो हमारा मोटा मोटा एस्टिमेट बन रहा है, लेकिन जो चीज छूट गई उनके लिए दो चीजें हैं, कंटिजेंसी और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। कंटिजेंसी के लिए 3 से 5% और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए 1.5 से 2%। और इन दोनों को क्लब करके भी लिख दिया जाता है कई बार। तो अगर क्लब करके लिख रहे हैं तो 5% सीधा सीधा ले लिया जाएगा, कंटिजेंसीज एंड वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कंबाइन करके लिख लिया है तो दैट इज 5% हम ले रहे हैं। अदरवाइज सेपरेट भी हमने परसेंटेज की रेंज देखी हुई 3 to 5% या 1.5 to 2%। ये दोनों जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं या अमाउंट हैं या फंड हैं, ये दोनों हमेशा ही लिए जाएंगे। बाकी जो चीजें, कल एक और चीज हमने पढ़ी थी, आज भी पढ़ेंगे, उनका होना जरूरी नहीं है। जैसे कि तीसरी चीज हमने पढ़ी थी, दैट वाज टूल्स एंड प्लांट्स। तो टूल्स एंड प्लांट्स का होना जरूरी नहीं कि हर एस्टिमेट में वो जुड़ा रहे। और मैंने जैसे कि बोला कि अब तो वो चीज खत्म हो गई है, टूल्स एंड प्लांट्स के लिए अब गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। ऑब्वियसली हम जान रहे हैं कि सरकारों के पास पैसा कम होता जा रहा है, काफी सारी चीजें आउटसोर्स होती जा रही हैं। जैसे रोड के प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे तो नेशनल हाईवे तो ऑलमोस्ट पीपीपी मोड पर ही बन रहा है ना? आप सभी को पता है कि जो नेशनल हाईवेज हैं वो ज्यादातर या ऑलमोस्ट सारे ही पीपीपी मोड पे बनते हैं। मतलब भाई कॉन्ट्रैक्टर आप आइए, अपनी रोड बनाइए, टोल लगाइए, टैक्स लीजिए, आपका जब पैसा हो जाएगा तो आप टोल बंद करके चले जाइए। बिकॉज गवर्नमेंट के पास उतना फंड रहता नहीं है कि वो इतने सारे एक साथ प्रोजेक्ट्स हैंडल कर पाए, है ना? तो अब ये जो है सारी चीजें बहुत लिमिट होती जा रही हैं। स्टिल कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या बिजनेसमैन है वो लॉस के लिए तो काम नहीं करता, है ना? तो ये सारी चीजें वहां पर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करती हैं, है ना, जो कि अगर इधर उधर लॉस हो रहा है तो वहां से वो कवर अप कर पाए। बट टेक्निकली क्या चीजें वो हमने देख ली। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद उन्हीं टर्मिनोलॉजीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मूविंग ऑन विद दैट, नेक्स्ट टर्म इज next term is next is electrification, sanitary and water supply। बेटा ये तो होती है जो तू बात लिख रहा है अंकित, जो मुझे बोल रहा है कि जब तक टोल कंप्लीट होगी तब तक रोड पेमेंट खराब हो जाता है। तो हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। बट फिर भी उसमें 8 से 10 साल लग जाता है। ठीक है, तो और इससे ज्यादा गारंटी कोई देता भी नहीं है ना? 5 साल टेंडर में होता है, या अगर बड़े टेंडर्स हैं तो 10 साल होगा। इससे ज्यादा की गारंटी कोई देता नहीं है।
और ऑब्वियसली क्योंकि पेवमेंट है तो पेवमेंट काफ़ी सारी चीज़ों से इफेक्ट होता है, तो ऑब्वियसली तब तक खराब हो जाता है। तो जब तक टोल निकालने की बारी आती है तब तक अच्छा काम चलता है, उसके बाद चीज़ें खराब हो जाती हैं। ये हम प्रैक्टिकल जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो है, बट हम ऑन पेपर ऐसी चीज़ें ऐसी बातें नहीं कर सकते, है ना। चलिए, तो उसी में आगे चल रहे हैं। अगली चीज़ है इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क। अब ये भी चीज़ ऐसी है कि बिल्डिंग वर्क में तो ये होगी ही होगी, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर जो हेडिंग आपको दिख रही है बिल्डिंग वर्क से रिलेटेड है। इट मे बी एनी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल हो सकती है, मेडिकल हो सकती है, रेसिडेंशियल हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, लेकिन ये बिल्डिंग ये में ही होगा, बिकॉज रोड्स पर तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है ना। तो इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई, it accounts almost 20% of the estimated cost of the building, है ना। 20% is a huge amount. Estimated cost जो भी आपने निकाली उसका 20% कौन और एक्स्ट्रा चार्ज करता है, इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई। अगर उसमें भी आप बाइफरकेट करें इन चीजों को, तो सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई विल चार्ज 8%, है ना। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 8% और इलेक्ट्रिक फैन के लिए अलग से दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, 4% अलग से है, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन में वायरिंग का काम है और बाकी चीजों का इंस्टॉलेशन है, लेकिन फैन नहीं है। तो यहाँ पर कभी कभी डाउट की स्थिति आ सकती है, अगर फैन लिखा है तो फैन का 4% अलग से लिया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और इन टोटल देख रहे हैं तो 20% है, 8 8 16 4 20, लेकिन उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो सैनिटरी वाटर सप्लाई के लिए 8%, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 8% और इलेक्ट्रिक फैन के लिए 4%। तो ये भी एक तरीके की एडिशनल फंड या अमाउंट हमें लेना पड़ता है एज फार एज बिल्डिंग वर्क इज कंसर्न। ये बिल्डिंग वर्क के लिए जैसा मैंने बोला, ठीक है, इसमें डाउट नहीं होगा किसी को, चीज है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है बेटा, दैट इज शेड्यूल ऑफ रेट्स। कल भी हम इसकी बात कर रहे थे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ना। शेड्यूल ऑफ रेट। भाई शेड्यूल ऑफ रेट क्या है, किसी भी काम को करने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा, दैट इज उसका रेट। और ये सारे कामों का जो रेट बताता है वो है शेड्यूल ऑफ रेट। तो शेड्यूल ऑफ रेट कुछ नहीं है, ये एक तरीके की किताब है। शेड्यूल ऑफ रेट क्या है, एक किताब है जिसमें कि हर आइटम ऑफ वर्क दिया है कि ये काम है। बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में दिया रहता है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि अगर एक्सकेवेशन भी करना है तो किस तरीके की सॉइल में करना है, कितनी डेप्थ तक करना है, हर चीज छोटी से छोटी चीज उसमें दी हुई होगी। तो आइटम ऑफ वर्क, किस यूनिट में काम करना है और उसका रेट क्या है, इन सारी चीजों को जब आप एक टेबल के फॉर्म में लिखकर एक बुक के फॉर्म में लिख देते हैं, दैट बुकलेट इज नोन एज शेड्यूल ऑफ रेट, जो कि आपको हर काम का रेट बताता है, इंडिविजुअल काम का रेट बताता है, ठीक, शेड्यूल ऑफ रेट। ठीक, अभी बनाता कौन है, ये बनाते हैं जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है या जो भी कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट है। इन जनरल अगर आप सेंट्रल की बात करेंगे तो सीपीडब्ल्यूडी बनाता है, ठीक है। और जब आप स्टेट्स की बात करेंगे तो स्टेट की पीडब्ल्यूडी है वो बनाते हैं, ठीक। वो और बनाते भी हर के लिए अलग है, मींस बिल्डिंग का अलग बनेगा, ब्रिजेस का अलग बनेगा, एनवायरनमेंट के लिए अलग बनेगा। तो हर डिपार्टमेंट या हर अलग अलग सेगमेंट या जो फील्ड्स हैं उनके लिए अलग तरीके के एसओआर बनते हैं, ठीक है। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि जो डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी ने बना दिया वो सारे डिपार्टमेंट फॉलो करें, कुछ डिपार्टमेंट अपने अलग एसओआर भी बनाते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आपने कभी भी उठा के एसओआर बना दिया, आज एसओआर बन रहा है तो वो कम से कम 4 से 5 साल आगे तक की सोच के लिए बनेगा, है ना। क्योंकि एसओआर बनाना, जैसे कल भी मैंने बोला, बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें हर एक डिटेलिंग के साथ आपको रेट फिक्स करना होता है। और बनाते कैसे हैं इसको, रेट एनालिसिस से बनाते हैं, जो कि हमारा कल का टॉपिक है, रेट एनालिसिस। उसके बेसिस पर हम शेड्यूल ऑफ रेट बनाते हैं, ठीक है। एक मिनट, किसी ने डाउट पूछा है, एसओआर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट के बाद में होता है? नहीं 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 भाई, एसओआर कंस्ट्रक्शन के बाद कैसे हो सकता है? एसओआर इज शेड्यूल ऑफ रेट, वो आपको ये चीज बता रहा है कि आपको ये काम करना है। फॉर एग्जांपल एक्सकवेशन करना है तो एक्सकवेशन पर क्यूबिक मीटर रेट इज सो एंड सो। तो ये तो आपको पहले की चीज है, एसओआर कंस्ट्रक्शन से पहले की चीज है। एस्टिमेट हम कैसे बना पा रहे हैं, एसओआर की मदद से ही तो बना पा रहे हैं।
है ना। तो SOR पहले की चीज है बेटा, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है, टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट, ऑब्वियसली एस्टीमेट हमें पहले बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट्स एंड टू सर्व एज अ गाइड इन सेटिंग रेट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इसलिए होता है। एंड एसओआर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट, जैसा कि मैंने भी बताया, रेट पर यूनिट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क, मटेरियल्स, वेजेस ऑफ लेबर एंड रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट आर गिवन इन एसओआर। देखिए अभी अगर आप लोग फ्री होंगे, आज नहीं भी होंगे तो कल होंगे दिन में, तो आप कोई ना कोई स्टेट का या सीपीडब्ल्यूडी का एसओआर खोल कर देखिए। जब तक आप उसको डिटेल में नहीं देखेंगे तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। मैं एक सैंपल अभी दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप किसी ना किसी डिपार्टमेंट का एसओआर जरूर खोल के देखिए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा, ठीक है। तो एसओआर इंक्लूड्स एवरीथिंग, कि भाई ट्रांसपोर्टेशन तक इंक्लूड है, कि 50 किलोमीटर तक आपको कोई सामान लाना है तो सो एंड सो विल बी द कॉस्ट, 50 किलोमीटर से ज्यादा आपको सामान लाना है तो दैट विल बी द कॉस्ट, ये वाला मटेरियल है तो ये इसकी कॉस्ट है, लेबर की इतनी कॉस्ट है, एवरीथिंग इज गिवन इन एसओआर। और सिर्फ रेट ही नहीं, फॉर एग्जांपल अगर ब्रिक वर्क है तो ब्रिक में कौन कौन से टेस्ट होने हैं फील्ड पर, वो भी आपको मिलेंगे कहाँ पर, एसओआर में। जो नए एसओआर आ गए हैं अब, है ना, एमपी में तो अभी 2014 का जो एसओआर है वही चल रहा है, ठीक है, मतलब अब 6 साल होने वाले हैं उस एसओआर को भी, ठीक है। तो उसमें आपको सिर्फ रेट नहीं, एवरी डिस्क्रिप्शन, मतलब अगर सीमेंट है तो सीमेंट पर आपको कौन कौन से टेस्ट करने फील्ड में, ब्रिक है तो ब्रिक पर कौन कौन से टेस्ट करने फील्ड में, सारी चीजें आपको वहां पर गिवन रहेगी। यस, जिसने देखा था उसकी अच्छी बात है, लेकिन जिसने नहीं देखा मैं उसको जरूर बोलूंगा जरूर देखे, बिकॉज उससे आप देखेंगे तो चीजें समझ भी आएंगी और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में, ठीक है। सो एसओआर इज अ बुकलेट विच गिव्स यू द रेट ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क, सारी डिटेलिंग के साथ, ठीक बेटा। दिस इज एसओआर फॉर यू। चलिए देखो, अगर हम सीमेंट कंक्रीट का एसओआर देखें, देखते हैं इसको, समझते हैं इससे। ये देखो एसओआर फॉर सीमेंट कंक्रीट, अब देखो जैसा मैंने बोला कि आइटम नंबर आपको एसओआर से गिवन रहता है, ये आइटम नंबर हमें कहाँ लिखना होता है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो कल हमने देखा था टेबल, आज भी आएगा वो, कल भी हमने देखा था। तो आइटम नंबर आपको एज इट इज आइटम नंबर लिखना पड़ता है, क्योंकि वहीं से चेक होता है कि आइटम नंबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। तो आइटम नंबर will be given from SOR। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन देखिए, हर एक छोटी सी छोटी चीज लिखी हुई है इसमें, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजीशन सीमेंट कंक्रीट ऑफ स्पेसिफाइड ग्रेड एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग एंड शटरिंग, सिर्फ सीमेंट कंक्रीट की बात हो रही है, शटरिंग सीमेंट शटरिंग और सेंटरिंग इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ऑल वर्क अप टू प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल तक का कॉस्ट आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें जब आप जाएंगे विद 20 mm नॉमिनल साइज ग्रेड स्टोन एग्रीगेट, कौन सा एग्रीगेट यूज करना है, 20 mm का यूज करना है। तो व्हेन यू मेक कंक्रीट विद द हेल्प ऑफ और विद द यूज ऑफ 20 mm साइज एग्रीगेट, तो M25 M25 का बनाओगे तो पर क्यूबिक मीटर कॉस्ट आपको दी है कितनी, पर क्यूबिक मीटर कॉस्ट दी है 6338। यस, फॉर M25 20 mm का एग्रीगेट यूज करना है, द कॉस्ट इज 6338 रुपीज। बहुत क्लियर सारी चीजें, M20 के लिए इतना, ऑब्वियसली जब आप ग्रेड कम करते जाओगे तो कॉस्ट तो कम होती ही जाएगी, ठीक है। नॉमिनल मिक्स 136 M10 जिसको कह सकते हैं, अगेन कॉस्ट कम हो गई। अब अभी आप 20 mm का ग्रेड वो मिला रहे थे एग्रीगेट, अब आप 40 mm का अगर मिलाएंगे कॉस्ट विल रिड्यूस। हाँ बेटा बता रहा हूँ, एक मिनट, है ना। अभी देखो 40 mm नॉमिनल साइज, तो ये हो गया नॉमिनल मिक्स 136 के लिए M10 रेट कम होते गए,
ठीक, अगर फ्लाई ऐश मिलाओगे, यहाँ पर आ गए फ्लाई ऐश मिला रहे हो, क्योंकि आजकल फ्लाई ऐश मिलाना कई जगह पर मैंडेटरी कर दिया है ना, कई जगह पर फ्लाई ऐश मिलाना मैंडेटरी कर दिया है, और कई जगह पर ब्रिक्स फ्लाई ऐश की यूज करना मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि इट इज हैजार्डस टू द एनवायरनमेंट। जो फ्लाई ऐश कोल प्लांट से या थर्मल पावर प्लांट से निकल रही हैं, वो फ्लाई ऐश खतरनाक है एनवायरनमेंट के लिए, तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स बन रही हैं, तो उन ब्रिक्स का जो यूजेज है या एप्लीकेशन है वो मैंडेटरी हो गया है, और पीसीसी में भी कई जगह मिलाने को कहा जाता है। तो अब ये देखिए, इस तरीके का रेशियो आपने नहीं देखा होगा, 1 2 3 1 1.5 3 ये सब आपने देखे, लेकिन अगर 4 है तो वो चौथी चीज कौन सी है, डिपेंड करेगी। यहाँ पर फ्लाई ऐश है, कोई और चीज भी हो सकती है। So the ratio is 1:2:3.5:9. 1 is certainly cement होगा, 2 क्या है यहाँ पर फ्लाई ऐश है, 3.5 is sand and 9 is स्टोन एग्रीगेट 40 mm नॉमिनल साइज का। तो इसका रेट लिखा हुआ है, अगेन यहाँ पर आपको रेशियो दिया हुआ है और उससे करस्पॉन्डिंग रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि SOR gives you detailed specification and rate of everything। गवर्नमेंट बिल्डिंग में ही हो रहा है बेटी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको मैंडेटरी करके रखा है कि आपको पार्टीशन वॉल में तो ये लेना ही लेना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट्स में इस चीज को मैंडेटरी करके रखा है कि आपको फ्लैश ब्रिक्स ही लगानी है, ठीक है। और पीसीसी, अगेन पीसीसी में लोड बियरिंग तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पर भी फ्लैश यूज करता है, ठीक है। तो ये SOR आपका हुआ किसका, सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है, ओके। साइट पर जाओगे सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर बेसिक आइडिया लिया हमने इस चीज का। अगर इसमें कोई डाउट, वैसे तो नहीं होगा, बट स्टिल इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, अंकित पूछ रहा है कि फुटिंग तक, तो ऑब्वियसली प्लिंथ लेवल तक लिखा हुआ है, मतलब फुटिंग से प्लिंथ लेवल तक अगर आप काम कर रहे हो तो ये वाले रेट है। प्लिंथ से ऊपर जाओगे तो रेट बढ़ेंगे या कम होंगे, तुम लोग बताओ अपनी समझ से। सीमेंट कंक्रीट की बात हो रही है, रेट आपको दिए हुए हैं पर क्यूबिक मीटर के लिए, कहां तक, अप टू प्लिंथ लेवल तक, ठीक है। अब प्लेंथ लेवल के अगर ऊपर इसी सीमेंट कंक्रीट, सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, अगर इसी सीमेंट कंक्रीट को मुझे प्लेंथ लेवल के ऊपर लगाना है तो ये रेट बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, क्या कहना चाहते हो आप लोग। रेट बढ़ जाएंगे, जो रेट के बारे में इंक्रीज बोल रहे हैं वो लोग सही बोल रहे हैं बेटा। सेंटरिंग और शटरिंग वन इन द सेम थिंग है ना। सेंटरिंग और शटरिंग एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं उनमें, ठीक है। वही प्लेट लगाना है और नीचे कपलिंग्स लगाने हैं, ठीक है। सेंटरिंग एंड शटरिंग बोथ आर सेम। और ये क्या बोल रहा है, फ्लैश मिलाने पर स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी। जो अभी तक देखा गया उसमें तो फ्लैश मिलाने से, देखो परसेंटेज पर डिपेंड करता है, जब तक 5 6 7% 8% तक मिलाते हैं तब तक तो बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा रिप्लेसमेंट कर दोगे इन दैट केस स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली वो परसेंटेज डिफाइन है कि इतना परसेंटेज आपको फ्लैश मिलाना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, मैं सवाल, ठीक है। ये तो सीमेंट कंक्रीट के लिए था, ये है आपका ब्रिक वर्क के लिए। देखिए ब्रिक वर्क के लिए SOR आइटम नंबर दिया हुआ है, ब्रिक वर्क। अब देखिए डिटेल स्पेसिफिकेशन देखिए, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं इसमें, है ना, एक भी चीज छूट नहीं सकती।
क्योंकि अगर छूट गई तो दैट विल बी अ नॉन एसओआर आइटम, और नॉन एसओआर आइटम का रेट फिर मन से चलता है ना, कोई लिखा हुआ तो है नहीं। गवर्नमेंट में तो अगर लिखा है तो लिखा है, नहीं लिखा है तो फिर कुछ भी चलता है। तो कोई भी चीज छूटती नहीं है, इसीलिए स्पेसिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज्यादा डिटेल होता है। देखिए, ब्रिक वर्क विथ वेल बर्न्ड चिमनी ब्रिक इन बुल पेटेंट ट्रेंच kind manufactured by Ghole process, crushing strength not less than 40 kg per centimeter square, and water absorption not more than 15% in foundation and plinth. कहाँ की बात हो रही है? फाउंडेशन एंड प्लिंथ, इंक्लूडिंग क्योरिंग। इंक्लूडिंग क्योरिंग मतलब आपको उसकी क्योरिंग मतलब तराई भी करनी है, ठीक है। तो इतना काम या इस तरीके का ब्रिक वर्क करना है 1:4 मोर्टार रेशो में, तो रेट दिया हुआ है 5818। बेटा फ्लाई ऐश ब्रिक जब मैंने बोला ना कि जब जब कम क्वांटिटी में मिलाते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ी हुई होती है, जब हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो स्ट्रेंथ उसकी नॉर्मल ब्रिक के कंपैरिजन में कम होती जाती है। ये टेस्टेड है, ये अगर तुम लोगों ने कॉलेज में टेस्ट किया हो कभी फ्लाई ऐश का, क्योंकि हम लोग काफी सारे हमने टेस्ट किए थे, तो भाई अगर आप कम क्वांटिटी मिलाते हैं, है ना, 5-10% तब तक तो ठीक है। अगर उससे ऊपर आप जाते हैं, फ्लाई ऐश की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। ओके, देखिए अब सीमेंट मोर्टार 1:4 का यूज करना है तो 5818 दिया हुआ है, और 1:6 का करना है तो 5626। ऑब्वियसली सीमेंट मोर्टार पर डिपेंड करेगा, ठीक है, सीमेंट मोर्टार पर डिपेंड करेगा। बाकी आपको ब्रिक्स ये तो उसी हिसाब से लेनी है जो कि ऊपर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक। सो दिस इज 5818, दिस इज 5626, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिक वर्क, सेम चीजें लिखी हुई हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब चेंज क्या हो गया, यहाँ पर फाउंडेशन एंड प्लिंथ था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इन सुपर स्ट्रक्चर अबव प्लिंथ लेवल अप टू 2 फ्लोर लेवल, है ना, दूसरी मंजिल तक इंक्लूडिंग क्योरिंग। तो रेट बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली। क्यों बढ़ जाएंगे? द रीजन इज, ये रेट क्यों बढ़ गए? प्लिंथ तक ये था, और प्लिंथ से दूसरी मंजिल तक के रेट बढ़ गए, क्योंकि अब ऊपर चढ़ाने की जो कॉस्ट है ना, ऊपर चढ़ाने में आप तो आपको लेबर ज्यादा लगानी पड़ेगी या फिर आपको मशीनरी लगानी पड़ेगी, तो उस केस में ये चीजें बढ़ गई। काम सेम हो रहा है, मटेरियल सेम लग रहा है, सिर्फ क्योंकि हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गई मतलब या तो लेबर बढ़ानी पड़ेगी या मशीन बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए आपके रेट क्या बढ़ गए, रेट क्या हो गए, बढ़ गए। बाकी चीजें सेम है, देख लीजिए, है ना, ठीक। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा लिखा हुआ है उसमें आपकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ कम कर दिया आपने, है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन को आपने बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली रेट क्या हो गया, कम हो गया, मतलब ये थोड़ी सी क्वालिटी गिरा दी, लो क्वालिटी की हो गई, तो रेट कम हो जाएंगे। बेटा एसओआर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि एसओआर होता क्या है, या एसओआर इंक्लूड्स व्हाट, एसओआर में क्या क्या चीजें होती हैं। एसओआर में आ जाएगा क्या, एसओआर में अमाउंट दिया रहता है, तो अमाउंट ही नहीं दिया रहता, एसओआर में सिर्फ रेट दिया रहता है। एसओआर का पर्पस क्या है, एसओआर का पर्पस क्या है कि भाई एसओआर इसीलिए देखा जाता है या बनाया जाता है ताकि हम उसके बेसिस पर अपना डिटेल एस्टिमेट बना पाए। तो जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ या जो भी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, वो उनमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर हम कोई भी चीज फालतू की नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत बड़ा भी है, लेकिन हम वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे कहीं ना कहीं काम आ सकती है। ये चीजें तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि चीजें समझ आनी चाहिए, रिलेट कर पाओ आप, समझ पाओ उन चीजों को, इसलिए ये सारी चीजें मैंने दिखाई आप, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगला टर्म है बिल ऑफ क्वांटिटीज, बीओक्यू, है ना, बीओक्यू कई कई बार आपने सुना होगा बीओक्यू या बिल ऑफ क्वांटिटीज। तो बिल ऑफ क्वांटिटीज क्या है भाई, बिल ऑफ क्वांटिटीज
सेम वही चीज है जो कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने देखा था, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट में रेट भरे हुए थे, तो रेट इनटू क्वांटिटी हम कर रहे थे तो अमाउंट मिल रहा था। लेकिन बिल ऑफ क्वांटिटीज में क्या होता है, आइटम जो भी आपको काम करना है या जो भी कंस्ट्रक्शन होना है, मतलब डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के बाद उसका क्वांटिटी दिया रहेगा, लेकिन रेट का कॉलम खाली रहेगा, ठीक है, रेट का कॉलम खाली रहेगा। अब क्या होता है, कई तरीके से टेंडर ऐसे भी फ्लोट किया जाता है कि भाई ये काम होना है इतनी इतनी क्वांटिटी में, तो आप हमें रेट भर के दीजिए कि आप इसको किस रेट में करेंगे। उस केस में बिल ऑफ क्वांटिटीज काम आता है। ठीक, एक बार रेट भर के दे दिए, अमाउंट लिखा आ गया, तो भी वो बिल ऑफ क्वांटिटीज ही कहलाएगा, है ना, कहलाएगा तो बिल ऑफ क्वांटिटीज ही। लेकिन जब बिल ऑफ क्वांटिटीज बनाया जाता है इनिशियली, तो उसमें डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, क्वांटिटी दी रहती है, लेकिन रेट नहीं दिए रहते, और रेट नहीं दिए रहेंगे तो अमाउंट भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो बिल ऑफ क्वांटिटी इज व्हाट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क गिविंग डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटीज एंड यूनिट ऑफ रेट्स। यूनिट ऑफ रेट मतलब किस यूनिट में काम करना है, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, रनिंग मीटर, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट्स सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, but the rate and amount columns are left blank. It is bill of quantities. It is primarily meant for inviting tender and supplied to the contractor to fill up the rates and amount column. कि भाई कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा ये काम होना है, आप अपने रेट भर के दे दीजिए, और जिसके रेट भी उन्हें सूटेबल लगेंगे दैट कॉन्ट्रैक्टर विल गेट द टेंडर। बिल ऑफ क्वांटिटीज में कोई डाउट तो नहीं, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट का वो वाला टेबल जो कि कल हमने देखा था, लेकिन वहां पर हम रेट नहीं भरेंगे। दैट इज बिल ऑफ क्वांटिटी, है ना, किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए बिल ऑफ क्वांटिटीज का एक सैंपल आपके सामने है, ठीक है। इसमें देखिए सब हेड्स या आइटम ऑफ वर्क या जो भी डिस्क्रिप्शन है वो दिया हुआ है, ठीक है। साइट क्लियरेंस मतलब साइट को पहले आप क्लियर करना है, तो उसमें क्लीनिंग एंड ग्रबिंग, रोड लेवल, डिसमेंटलिंग ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, ये सारी चीजें दी हैं। अब इन्होंने आइटम ऑफ वर्क या फिर सबहेड या डिस्क्रिप्शन लिख के तो दे दिया, ये चीज डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया हुआ है, यूनिट दी है और क्वांटिटी दी है, जो भी है। रेट आपको भरना है, ठीक है, रेट आपको भरना है। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस रेट यू विल गेट द अमाउंट। तो दिस इज अ सैंपल ऑफ व्हाट बीओक्यू। बीओक्यू इस तरीके से होता है। अगर इसी में हम रेट और अमाउंट भर के भी दे रहे तो ये सेम चीज हमें एब्स्ट्रैक्ट भी कहलाती है हमारा, ठीक है। So there is very much difference between abstract and bill of quantities, ठीक है। And there is a difference between bill of quantities and schedule of rate also. ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि what is the difference between bill of quantities and schedule of rates। तो भाई schedule of rate तो बनी बनाई चीज है जो कि किसी डिपार्टमेंट ने, कंसर्न डिपार्टमेंट ने बना दिए रेट, है ना, हमें उन रेट के बेसिस पे काम करना है, ऊपर या नीचे, बिलो या अबव, वो अलग चीज है। लेकिन रेट जो है वो डिसाइडेड है किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। लेकिन बिल ऑफ क्वांटिटीज में पर्टिकुलर काम की रेट हम डिसाइड कर रहे हैं या हम भर रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ क्वांटिटीज एंड शेड्यूल ऑफ रेट। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, ऑल्दो ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। चलिए आगे चल रहे हैं। बेटा अगर न्यूज़पेपर में कई तरीके से टेंडर आते हैं, है ना, जो एनआईटी आती है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, आपने देखा होगा, वो कई तरीके से आते हैं। ऐसा नहीं होता कि सेम तरीके एक ही तरीके से टेंडर पब्लिश हो रहा है, ऐसा नहीं होता।
लेकिन हाँ इन जनरल अब क्या होता है कि क्योंकि एसओआर बने हुए हैं तो वो एस्टिमेटेड अनुमानित लागत वहां पर लिखी हुई होती है, ठीक है। लेकिन सम केसेस कहीं पे ऐसा काम होना है जहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है या बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है, उस केस में सिर्फ ऐसा भी आता है कि सो एंड सो काम करना है, तो इसके लिए आप अपने टेंडर जमा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से टेंडर पब्लिश होते हैं, लेकिन यस एस्टिमेटेड कॉस्ट वाले ज्यादा पब्लिश होते हैं, ये बात क्लियर है, अपन को देखी हुई है। अब ये पूछ रहा है कि बिल कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट बीओक्यू के अकॉर्डिंग होता है या एसओआर के अकॉर्डिंग होता है। तो भाई जिस हिसाब से टेंडर लिया गया होगा उस हिसाब से पेमेंट होगा। एसओआर बेसिस पर अगर हुआ होगा, ठीक है, तो एसओआर बेसिस पर पेमेंट होगा, और बीओक्यू पर हुआ होगा तो बीओक्यू के बेसिस पर पेमेंट होगा। जिस हिसाब से भी टेंडर लिया गया या डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया उस हिसाब से पेमेंट होगा। ये सारी प्री एक्टिवेटेड चीज है, मतलब पहले से ही ये सारी चीजें कर ली जाती हैं, बाद में नहीं होता कि नहीं इसके ऐसा करो या वैसा करो, नहीं, जो चीजें पहले डॉक्यूमेंटेशन में आ गई उसी के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। क्लियर। बेटा बीओ अभी वही बोला कि बीओक्यू पर रेट वो डालेगा जिसको काम करना है, बीओक्यू पर रेट वो डालेगा जिसको काम करना है। अब आपने रेट डाल के दे दिए, लेकिन हो सकता है कंसर्न डिपार्टमेंट उस रेट में ऊपर नीचे कर दे कुछ, है ना, वो आपसी सहमति से ऊपर नीचे हो सकते हैं बीओक्यू में। बट यस बिल ऑफ क्वांटिटीज इज दैट शीट या दैट फॉर्मेट जहां पर रेट लिखे नहीं होते। तो लिखेगा कौन? जो काम करने वाला है। अब करवाने वाला उसमें कम ज्यादा कर सकता है। क्लियर। अभी क्लियर है? ठीक है। बिलो अबव जो टेंडर डाला जाता है उसमें रेफरेंस एसओआर होता है। हाँ बेटा, वो जो बिलो और अबव वाले जो टेंडर है ना, वो एसओआर बेस्ड है, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट पर है सारे, है ना, कि कॉस्ट पता है, ठीक है। और आपने बोला कि हम इसको 5% बिलो में कर देंगे, तो जब 5% बिलो में कर रहे हैं मतलब हमारे पास पहले से एस्टिमेटेड कॉस्ट है, तब हम उसका 5% ऊपर या नीचे कर रहे हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या सैंक्शन, ठीक है। सिंपल, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंपल सैंक्शन की बात बोलें या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की बात बोलें तो जो कल हमने पढ़ा था या देखा था कि भाई जब हमें इनिशियल कोई भी काम शुरू करना है तब हम डिटेल एस्टिमेट नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाते हैं जिसके बेसिस पर हमें अप्रूवल मिलता है। तो वो जो पहला अप्रूवल होता है जो कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट पर मिलता है, दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या फिर सैंक्शन, ठीक है। लिखा हुआ है दिस डिनोट्स द फॉर्मल एक्सेप्टेंस by the department concerned of the proposal, and after this the engineering department takes up the work and prepare detailed design plan estimate and then execute the work। मतलब ये वो चीज है कि हाँ भाई आप काम करने लगे, तो जब उनने हरी झंडी दे दी उसके बाद हमने डिटेल काम करना शुरू किया। तो जो पहला अप्रूवल है वो कौन सा अप्रूवल है, या पहला सैंक्शन जो है वो कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या सैंक्शन। सबसे पहले जो भी अप्रूवल मिलता है वो कौन सा कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलने के बाद हम डिटेल्ड एस्टिमेशन और या प्लानिंग पर जाते हैं, ठीक है। अब ये जब हो गया इसके बाद हम क्या करते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हैं। जब हमें पहला अप्रूवल मिल गया या काम करने के लिए हरी झंडी मिल गई, इसके बाद हम क्या करते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट, डिजाइन, प्लानिंग सारे काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो डिटेल्ड चीजें बन रही हैं इस पर भी आपको अप्रूवल या सैंक्शन मिलेगा। तो वो जो सैंक्शन होगा दैट इज नोन एज टेक्निकल सैंक्शन, ठीक है। वो जो सैंक्शन होगा दैट इज नोन एज टेक्निकल सैंक्शन। तो लिखा हुआ है द सैंक्शन ऑफ द डिटेल्ड एस्टिमेट, डिजाइन कैलकुलेशन, क्वांटिटीज ऑफ वर्क, रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ वर्क बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो पहला अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, दूसरा टेक्निकल होता है। टेक्निकल में हम डिटेल जो भी चीजें हुई हैं उनको अप्रूव करते हैं,
अगर उनमें भी कुछ कम ज्यादा है तो वहां पर वो चीजें सुधारी जाती हैं बाय द कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है डे वर्क। डे वर्क, अब देखिए हमने अभी एस्टिमेट की जब हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा था, आप लोगों ने सबने सही आंसर भी दिया था कि भाई किन चीजों पर एस्टिमेट बनता है, तो एस्टिमेट बनता है मटेरियल पर और लेबर पर। मटेरियल तो ठीक है, जितने का है उतने का है ही। लेबर का पैसा कैसे देखें? ठीक है, तो लेबर का पैसा डिफाइंड है, वो भी एसओआर में गिवन है। ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आप लेबर डिफाइंड नहीं कर सकते कि इसमें इतनी लेबर लग जाएगी या ये लेबर इस काम को इतने दिन में कर लेगी, वो डिफाइंड नहीं होते। ठीक है, तो उसको हम कैसे जज करते हैं? जज करते विद द हेल्प ऑफ डे वर्क, मतलब इस काम को इतने दिन में ये आदमी कर लेगा, दैट इज डे वर्क। ठीक है, अब इसकी जरूरत कब पड़ी? इसकी जरूरत तब पड़ी अगर ऐसे कुछ काम हैं जो कि प्री डिफाइंड नहीं है या जो नॉर्मली किए नहीं जाते। जैसे कि दूसरा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो आप देखेंगे अगर, कि सर्टेन आइटम ऑफ वर्क विच कैन नॉट बी मेजर्ड इजीली सच एज डिजाइन ऑफ प्लास्टर वर्क, है ना, प्लास्टर वर्क में कोई डिजाइन है, आर्किटेक्चरल वर्क हो रहा है या पानी के अंदर कोई काम कर रहा है, तो उनको हम इजीली नहीं कर सकते या हमें पहले से नहीं पता होता ये चीजें होंगी, तो हम उसको एस्टिमेट में नहीं डालते। उनका वैल्यूएशन हम किसके बेसिस पर करते हैं? डे वर्क, कि एक दिन का इतने रुपए, 2 दिन का इतना रुपए, एंड दैट डिपेंड ऑन कि किस तरीके के लेबर उस पर काम कर रहा है। ठीक है, एंड दिस मेथड ऑफ पेमेंट इज यूजुअली कन्फाइंड टू स्मॉल आइटम ऑफ वर्क एंड मे बी ऑन आर्ली बेसिस सो दैट द पेमेंट मे बी मेड फॉर द एक्चुअल पीरियड। ठीक है, किसी आदमी ने आज 4 घंटे काम किया और कल 5 घंटे काम किया और अगले दिन फिर 2 घंटे काम किया, तो 4, 5, 2, 11 घंटे के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। कोई डाउट? डे वर्क इज अ मोड ऑफ पेमेंट जो कि लेबर को दिया जाता है, ऐसे लेबर को जो कि एस्टिमेट के टाइम हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, ठीक, दिस इज डे वर्क। डे वर्क इज नथिंग बट प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट निकालने के लिए लेबर की। इसके बाद अगला टर्म आप देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रोविजनल सम। प्रोविजनल सम, अब जैसे कि लेबर की बात करी थी ना कि कुछ ऐसे ऐसे काम जो कि प्रीडिफाइंड नहीं होते, ऐसे ही कुछ ऐसे काम जो कि एस्टिमेशन बनाते टाइम डिफाइंड नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस होती जाती है या जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो चीजें हमें करनी पड़ती हैं। तो एट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन, जब हम एस्टिमेशन बना रहे होते हैं, उन चीजों को हम वहां पर इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बिल्डिंग का बनना आज शुरू हुआ, उसको बनने में लग रहे हैं 3 साल, और 3 साल बाद जाकर उसमें कुछ इंस्टॉलेशन होने हैं, जैसे कि लिखा हुआ है एसी का इंस्टॉलेशन होना है, लिफ्ट लगनी है, या होटल्स में चिलर लगने हैं, या हॉस्पिटल में कोई दूसरी मशीनरी लगनी है। उनका रेट हम आज डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो काम होना है कब? 3 से 4 साल बाद, और कितनी क्वांटिटी में होगा वो भी अभी से डिफाइंड नहीं है। तो उन सारी चीजों का पहले से एक फंड दे दिया जाता है या एक कॉलम दे दिया जाता है, दैट इज नोन एज प्रोविजनल सम। तो प्रोविजनल सम ऐसी चीजों के लिए एक फंड या अमाउंट है जो कि बाद में आएंगी, जिनको कि हम एस्टिमेट में पहले से नहीं ले सकते। क्लियर? तो लिखा हुआ है इट इज द अमाउंट प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट एंड बीओक्यू फॉर सम स्पेशलाइज्ड वर्क टू बी डन बाय द स्पेशलिस्ट फर्म whose details are not known at the time of preparing estimate। बस इस लाइन को ध्यान रखेंगे, इस लाइन को ध्यान रखेंगे, whose details are not known at the time of preparing estimate। ठीक है, तो ऐसे काम जिनको हम एस्टिमेशन के टाइम पर नहीं जोड़ सकते, उनके लिए जो हम एक अमाउंट या फंड देते हैं, दैट इज नोन एज प्रोविजनल सम। बेटा वन लाइनर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे, ये जो भी हम टर्म पढ़ रहे हैं ना, ये वन लाइनर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि दिस 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 क्या होता है, ये होता है। ठीक,
तो प्रोविजनल सम क्या हो गया? ऐसी चीजों के लिए फंड जो कि एस्टिमेशन के टाइम नहीं है, बाद में लगेंगी। लिखा हुआ है वर्क्स लाइक इंस्टॉलेशन ऑफ एसी, लिफ्ट, चिलर एटसेट्रा फॉर व्हिच फुल इंफॉर्मेशन इन डिटेल में नॉट बी नोन एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। समझ आ रहा है? यस यस बोलेंगे जल्दी से, यस यस लिखेंगे सब लोग। सो तो नहीं गए ना? मुझे पता चल जाए बस। गुड गुड। चलिए गुड, वेरी, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके बाद प्रोविजनल सम के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इज प्लिंथ एरिया। अब ये एरिया में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा एरिया किसको कहते हैं। तो प्लिंथ एरिया क्या है, इसके बारे में कल भी हमने डिस्कशन किया था कि प्लिंथ एरिया क्या होता है ना? जब हम प्लिंथ एरिया एस्टिमेट की बात कर रहे थे तब देखा था कि प्लिंथ एरिया क्या होता है। तो प्लिंथ एरिया क्या बताया था भाई, कि जितना जितना प्लिंथ बना हुआ है उतना प्लिंथ एरिया कहलाता है, लेकिन उसमें हम कोर्टयार्ड, ओपन एरियाज, बालकनी या जो भी कैंटिलीवर प्रोजेक्शंस हैं उनको नहीं लेते, है ना, उनको नहीं लेते। और उस एरिया को कहलाता है, या वो एरिया जो है वो कहलाता है प्लिंथ एरिया। ठीक है, तो इट इज द बिल्टअप एरिया। अच्छा, प्लिंथ एरिया को बिल्टअप एरिया भी बोलते हैं, है ना। अब जब आजकल बिल्डर्स के मुंह से आप सुनेंगे बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, तो बिल्टअप एरिया इज नथिंग बट द प्लिंथ एरिया। लेकिन जो बिल्डरों का बिल्टअप एरिया है ना बेटा, उसमें वो लोग छज्जा, बालकनी ये सब इंक्लूड करते हैं, है ना। तो टेक्निकली वो सही नहीं है। जो हम टेक्निकली पढ़ रहे हैं उसमें प्लिंथ एरिया क्या कहलाता है कि प्लिंथ का बना हुआ एरिया, लेकिन उसमें प्रोजेक्शंस इंक्लूडेड नहीं करने, लेकिन जो बिल्डर आपको बिल्टअप एरिया बताते हैं उस बिल्टअप एरिया में वो प्रोजेक्शंस भी इंक्लूड करके चलते हैं, है ना। तो टेक्निकली वो सही नहीं है, लेकिन वो अपना प्रॉफिट करने के लिए उस चीज को इंक्लूड करके रखते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज प्लिंथ एरिया भाई? दिस, ये प्लिंथ डली है, ठीक है, ये प्लिंथ डली है। ठीक, अब इसके बाद अगर कोई प्रोजेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो ये वाले प्रोजेक्शंस इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड नहीं होंगे। मतलब ये आउटर से आउटर जितनी प्लिंथ डली है, ये देखिए एरोज जो हैं वो इंक्लूड कर रहे हैं इस दीवारों को भी, ये बात ध्यान रखनी है। ये जो एरोज हैं ये दीवार को भी इंक्लूड कर रहे हैं, प्लिंथ के ऊपर ही दीवार बनी है ना, तो ये दीवार एडेड है, इंक्लूडेड है किसमें? प्लिंथ एरिया में। लेकिन इफ इन केस अगर यहाँ पर कोई एरिया ओपन है, इफ इन केस यहाँ पर कोई एरिया ओपन है, तो ओपन एरिया भी प्लिंथ एरिया में नहीं आएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है इट इज अ बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल, जिस भी फ्लोर पर आप उसको मेजर कर रहे हैं, and calculated by taking the external dimensions of the building, हमने external dimension लिए हैं बाहर से बाहर, excluding the plinth offset if any, सेम वही चीज कि ऑफसेट जो होंगे प्लिंथ के उनको नहीं लेना है। जितने में घर बना है उतना पूरा बिल्कुल, लेकिन अगर तुम्हारे घर में ओपन एरिया है तो उसको नहीं लेना। अगर ओपन एरिया नहीं है तो ठीक है, बिल्कुल जितने पे घर बना है दैट इज बिल्ट अप एरिया। जितने पर घर बना है, अगर उसमें कोई ओपन एरिया नहीं है तो जितने पर घर बना है दैट इज योर बिल्ट अप या फिर प्लेन्थ एरिया। ठीक, अब इसमें चीजें क्या नहीं लेनी होती हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है बेटा, है ना, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि प्लेन्थ एरिया में कौन कौन सी चीजें नहीं होती, तो कोर्ट यार्ड नहीं होता, ओपन एरियाज नहीं होती, बालकनीज नहीं होती, कैंटिलीवर प्रोजेक्शंस, इन चीजों को नहीं लिया जाता प्लेन्थ एरिया में।
और प्लेन्थ एरिया में दीवारें जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। प्लेन्थ एरिया में दीवार जो है ये जुड़ी हुई होती है। यहीं पे कंफ्यूजन होंगे, देखना आगे, है ना। तो प्लेन्थ एरिया में दीवार जो है वो जुड़ी हुई है इंक्लूडेड है। ठीक, इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट नहीं? नेक्स्ट है फ्लोर एरिया। ठीक है, फ्लोर एरिया। ठीक, अब फ्लोर एरिया, नाम से समझ आ रहा है फ्लोर, तो जितने एरिया में हम फ्लोरिंग करते हैं ना वो होता है हमारा फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया क्या हो गया भाई, कि प्लिंथ एरिया में से आपने क्या कर दिया, वॉल्स को हटा दिया। वॉल से मेरा मतलब वॉल भी हैं और कॉलम्स भी हैं। ठीक है, वॉल से मेरा मतलब वॉल्स भी हैं और जो कॉलम या पिलर हैं वो भी हैं। तो आपने जब पूरे प्लिंथ एरिया में, वॉल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉलम पिलर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जितना बचा हुआ एरिया है उसमें आप फ्लोरिंग करेंगे, करेंगे कि नहीं? तो उस फ्लोर एरिया को हम, या उस फ्लोरिंग करने वाले एरिया को हम फ्लोर एरिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझने वाली। तो याद रखने वाली बात क्या है कि फ्लोर एरिया में वॉल्स और कॉलम पिलर ये इंक्लूडेड नहीं होते। आखिरी में नीचे लिखा हुआ भी है, फ्लोर एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, प्लेन्थ एरिया माइनस वॉल एरिया। वॉल एरिया में मैंने बोला कि कॉलम और पिलर भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये जो प्लान आपको बना हुआ दिखता है ना हर जगह, ये जो प्लान बना हुआ दिखता है बेटा, जब प्लिंथ, अगर प्लिंथ एरिया में हम कोर्टयार्ड ओपन एरिया नहीं ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर भी नहीं लेंगे। ठीक है, so it is a total area of floor in between the walls consist of all room, passages, kitchen, bathroom। पैसेज, कॉरिडोर ये सब रहेंगे इसमें। ठीक है, पैसेज है, कॉरिडोर है, सर्कुलेशंस हैं, ये सारी चीजें रहेंगी। बात समझ आ रही है? वो चीजें डिडक्ट नहीं होनी है। सिर्फ फ्लोर एरिया में क्या डिडक्ट करना है, वॉल्स और कॉलम्स को नहीं लेना है, वॉल्स और कॉलम्स को नहीं लेना है। मतलब ये वॉल्स अगर कॉलम्स बने हैं, है ना, अगर इनका एरिया है तो इनको नहीं लेना है। तो जो भी आप प्लान बनाते हैं ना, जब भी, तो आप फ्लोर एरिया का प्लान बनाते हैं बेटा। फ्लोर एरिया और कारपेट एरिया अलग अलग चीजें हैं, अभी आ रही हैं। फ्लोर एरिया क्लियर है? फ्लोर एरिया में कोई डाउट तो नहीं? फ्लोर एरिया में कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो जितना भी आपको प्लान में दिख रहा है एक्सक्लूडिंग द वॉल्स, मेन बात क्या याद रखनी है, एक्सक्लूडिंग द वॉल्स, वो सारी चीजें आपको फ्लोर एरिया बताएगा। बेटा अगर तुम उसकी बात कर रहे हो, अगर कोर्टयार्ड या ओपन की, तो दैट कैन बी ओनली हैपन ऑन ग्राउंड फ्लोर पर हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो उस पर फ्लोरिंग हो रही है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। लेकिन इस एक्सप्रेशन पॉइंट से वो चीज गलत हो जाएगी, एक्सप्रेशन पॉइंट से वो चीज गलत हो जाएगी, है ना। फ्लोरिंग करना है, फ्लोरिंग उस चीज पे कर सकते हैं, एंड फ्लोर एरिया डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल फ्लोर, कि ग्राउंड फ्लोर का अलग फ्लोर एरिया होगा, फर्स्ट फ्लोर का अलग होगा, सेकंड का अलग होगा, हर फ्लोर्स के अलग अलग फ्लोर एरिया होता है। ठीक है, तो अगर आप ग्राउंड की बात कर रहे हो और उस ग्राउंड में आपका कोर्टयार्ड है या ओपन एरिया है और उस पर आप फ्लोरिंग कर रहे हो, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। फ्लोर एरिया तो सर टोटल एरिया ही होगा। वही बात मैं बोल रहा हूँ कि फ्लोर एरिया टोटल एरिया है एक्सक्लूडिंग वॉल्स एंड कॉलम्स, इतना ध्यान रखो बस, है ना। प्लेन्थ एरिया में हमने वॉल्स को इंक्लूड किया था, यहाँ पर हमें वॉल्स को एक्सक्लूड करना है।
हाँ टेरेस भी है, टेरेस भी है, बिल्कुल है। ठीक है, फ्लोर एरिया हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज सर्कुलेशन एरिया। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन एरिया। ठीक है, अब सर्कुलेशन एरिया, सर्कुलेशन से क्या समझ आ रहा है? सर्कुलेट करना, मतलब इधर उधर होना या घूमना। ठीक है, तो सर्कुलेशन एरिया क्या है? इट इज द फ्लोर एरिया ऑफ वरांडाज, पैसेजेस, कॉरिडोर एटसेट्रा विच आर यूज्ड फॉर मूवमेंट। इधर से उधर जाने के लिए या मूवमेंट के लिए जो जगह होती है, दैट इज नोन एज सर्कुलेशन एरिया। तो ऑब्वियसली वो चीजें क्या है? पैसेज है, कॉरिडोर्स हैं, वरांडा है। ठीक है, जहां पर मूवमेंट होता है आदमी का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो हमें क्या देता है? वो क्या कहलाता है? सर्कुलेशन एरिया। ठीक है, तो सर्कुलेशन एरिया फ्लोर एरिया का ही वो पार्ट है जहां पर मूवमेंट होगा, जहां पर मूवमेंट होगा। तो देखिए, ये ए बी सी डी बने हुए हैं, तो ए कुछ है, बी कुछ है, डी कुछ है, मतलब कोई बाथरूम है, कोई किचन होगी, कोई बेडरूम होगा, एंड सी इज द सर्कुलेशन एरिया। सी इज द सर्कुलेशन एरिया। ठीक है, अब सर्कुलेशन एरिया जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, एक होता है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होंगे बताइए? हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया क्या होगा? जब आप एक ही फ्लोर पर मूवमेंट कर रहे हैं ना, एक ही फ्लोर पर एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, एक ही फ्लोर की बात कर रहे हैं। ठीक है, या किचन से बेडरूम जाना है, बेडरूम से किचन जाना है, मतलब आप एक ही फ्लोर पर जब मूवमेंट कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर केस area will be known as horizontal circulation area. Yes, कॉरिडोर्स हो गए, पैसेज हो गए, वेरी गुड। ठीक है, एक ही लेवल पर अगर सर्कुलेशन हो रहा है, वो सारी चीजों को हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में। और अगर आप एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पर सर्कुलेट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, तो वो जो एरिया कवर कर रहा है वो हो गया आपका वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। वो हो गया आपका वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। तो सर्कुलेशन एरिया फ्लोर एरिया का ही वो वाला पार्ट है जहां पर हमें मूवमेंट करने की जगह मिल रही है। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होगा? सही है, ठीक है। इसके बाद है कारपेट एरिया। अभी किसी ने पूछा था कि फ्लोर एरिया और कारपेट एरिया सेम होते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं होते हैं। फ्लोर एरिया बहुत बड़ा एरिया है जो कि पूरा एरिया कवर कर रहा है एक्सक्लूडिंग वॉल्स एंड कॉलम्स। लेकिन कारपेट एरिया सिर्फ वो वाला एरिया है जहां पर आप घूम सकते हैं, या आपके यूज का जो एरिया है। यूज का एरिया से मेरा मतलब क्या है कि देखिए, फॉर एग्जांपल बेडरूम है, एक चीज को मान के चलिए, है ना, बेडरूम है, आपने बेडरूम का फ्लोर एरिया ले लिया। बेडरूम का फ्लोर एरिया मतलब आप दीवारें नहीं देख रहे हैं। बेडरूम के फ्लोर एरिया में भी आप अपना बेड रखेंगे, अलमीरा रखेंगे, छोटा सा स्टूल, काउच, दूसरी चीजें हो सकती हैं। ये सारी चीजें रखने के बाद जितना एरिया बचा, दैट इज नोन एज कारपेट एरिया। मतलब कारपेट एरिया बहुत ही छोटा एरिया होता है। बात समझ आ रही है? फ्लोर एरिया में तो पूरा फ्लोर आपको दिख रहा था, उस फ्लोर के ऊपर आपने बेड रख दिया, अलमीरा रख दी, दूसरी चीजें, फर्नीचर रख दिया। ये सब रखने के बाद जितना स्पेस आपको सिर्फ मूवमेंट के लिए मिल रहा है, दैट इज नोन एज कारपेट एरिया। अगेन शब्द पे जाएं तो जितने सरफेस पे आप कारपेट बिछा सकते हो, दैट इज नोन एज कारपेट एरिया। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको? कारपेट एरिया इज द यूजफुल एरिया और लिवेबल एरिया और लेटेबल एरिया। ऑफिस स्पेस के टर्म में बात करेंगे तो लेटेबल आता है, इतना ध्यान रखें। बात दोनों की मीनिंग सेम है। दिस टर्म इज रिलेटेड टू ऑफिस स्पेस। ठीक है, याद रखने के लिए याद रख लो, ऐसे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना आज तक, लेकिन लेटेबल एरिया इज रिलेटेड टू ऑफिस। ठीक है, बाकी लिवेबल यूजफुल तो हम जनरल कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, घर के लिए भी। लेटेबल एरिया को हम ऑफिस के टर्म में यूज करते हैं। यस,
बेड रखा है, दूसरा फर्नीचर रखा है, वो सारा एरिया गया, वो सारा एरिया गया, उन सब को हटाने के बाद जो एरिया बच रहा है दैट इज कारपेट एरिया। ये लिखा हुआ है कारपेट एरिया इज इक्वल्स टू फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया, ये फ्लोर एरिया है इसका, है ना, पूरा, माइनस सर्कुलेशन एरिया, माइनस अदर नॉन यूजेबल, नॉन यूजेबल मतलब बेड रखा है, अलमारी रखी है और कुछ रखा है, तो अब जो एरिया बच रहा है मतलब ये दिस विल बी कारपेट एरिया। ठीक है, तो कारपेट एरिया बहुत छोटा सा एरिया होता है भाई कहीं पे भी, नोन एज यूजफुल एरिया, लिवेबल एरिया। ठीक, ठीक है। सर्कुलेशन इसलिए माइनस कर दिया, है ना, सर्कुलेशन इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि वो लिवेबल एरिया नहीं है। सर्कुलेशन तो आप एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करने के लिए कर रहे हैं ना, है ना, दैट इज नॉट यूजफुल एरिया या फिर लिवेबल एरिया। उस चीज को आप यूज नहीं कर सकते, वो तो ओपन, वो तो उसका डेडिकेटेड काम है कि वो सर्कुलेशन के लिए है, दैट इज नॉट यूजफुल। क्लियर? तो जो यूजफुल या लिवेबल एरिया है दैट इज ओनली कारपेट एरिया, इसलिए हम सर्कुलेशन एरिया को भी माइनस करते हैं। क्लियर? ठीक है, अब क्लियर हो गई होंगी ये चीजें। ये फोटो मैंने इसलिए दी हुई है बेटा, है ना, कि जब आप बिल्डर से बात करते हैं तो वो आपको बहुत बनाता है, तो एज ए इंजीनियर आपको बनना नहीं है ना, आपको हर एक टर्म पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला था कि प्लिंथ एरिया और बिल्टअप एरिया दोनों सेम चीजें होती हैं, लेकिन टेक्निकली प्लिंथ एरिया क्या कहता है कि ओपन चीजें नहीं रखनी है और प्रोजेक्शंस नहीं रखने हैं, लेकिन जो बिल्डर का बिल्टअप एरिया होता है उसमें प्रोजेक्शंस इंक्लूडेड रहते हैं। ऑब्वियसली वो बना रहा है तो आपसे पैसा लेगा, बट यू शुड नो द डिफरेंस कि आपका क्या बिल्टअप एरिया है और उसका बिल्टअप एरिया क्या है। तो कारपेट एरिया तो हम समझ गए, ठीक है ना। बिल्टअप एरिया, अब ये देखिए बिल्टअप में क्या बोल रहा है, कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ वॉल, डक्ट्स, बालकनी, सब कुछ इंक्लूड कर लिया है इसने बिल्टअप एरिया में, इसने कुछ भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, और सुपर बिल्टअप एरिया क्या कहलाता है, सुपर बिल्टअप एरिया मतलब आपके लिफ्ट की जगह भी हो गई, लॉबी की जगह भी हो गई, जो दूसरे इलेक्ट्रिक पैनल्स लगे हैं, ये सारी चीजें सब कुछ मिलाकर सुपर बिल्टअप एरिया कहलाता है। ठीक है, तो ये बिल्डर आपको कई तरह कई सारे टर्म्स में फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एज ए इंजीनियर आपको सारे टर्म्स पता होना चाहिए, एरिया कौन कौन से हैं। ठीक है, प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, सर्कुलेशन एरिया, कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया को ही बिल्टअप एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और सुपर बिल्टअप में सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। वैसे सुपर बिल्टअप होता कुछ नहीं है, टेक्निकली कुछ नहीं होता, लेकिन ये बिल्डरों द्वारा या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया एक शब्द है सुपर बिल्टअप। ठीक है, तो इस स्लाइड में आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। एरियाज में अब कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि एरियाज पर क्वेश्चन बनता है भाई, एरियाज पर क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखेंगे किसमें बॉल इंक्लूड करनी है किसमें नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अप्रोक्सीमेट मेथड कल हमने देखा था, एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि भाई कोई आपके पास आ गया, है ना, और सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद दो काम तो जरूर आदमी आपसे करा ही लेता है फ्री फोकट में, एक बोल देता भाई नक्शा बना दे, और दूसरा के पैसा बता दे कितना लगेगा। ठीक है, तो ये दो काम आपको टिप पर होने चाहिए बिल्कुल। बेटा लिफ्ट, लॉबी, ये सब कारपेट एरिया में क्यों आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने बोला ना कारपेट एरिया तो लिवेबल एरिया है, जहां पर आप रह मतलब घूम सकते हैं, अंदर का है, और ये बाहर का एरिया नहीं है, लॉबी वॉबी कॉरिडोर ये सब नहीं, वो तो सर्कुलेशन एरिया में आ गया। कारपेट अपन लॉबी में जाके कारपेट बिछाएंगे क्या, लिफ्ट में कारपेट बिछाएंगे, नहीं बिछाएंगे ना, तो शब्द से भी समझो उसको। ठीक है, बोल सकते हैं, बट हाँ ऐसे टर्म यूज तो नहीं हुआ कभी प्राइवेट स्पेस। ठीक है,
सिंपल शब्दों में यूजफुल एरिया इज कारपेट एरिया। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है। दिया हुआ क्वेश्चन में प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग विथ टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग विच इज गिवन एज 1500 स्क्वायर मीटर, ठीक है। जो एरिया है, प्लिंथ एरिया है, इट इज 1500 स्क्वायर मीटर। और कुछ चीजें आपको दी हुई हैं कि प्लिंथ एरिया रेट है 950 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। आर्किटेक्चर के लिए अलग से पैसा दिया गया जो कि है 1.5% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। वाटर सप्लाई सैनिटेशन के लिए अलग से पैसा दिया गया, दैट इज 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। इंटरनल इंस्टॉलेशन के लिए 14% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए 6% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। कंटिजेंसी 3% दिए है और सुपरविजन चार्जेस 8% दिए हुए, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, आपको एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बना के देना है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें नहीं दी होती, सिर्फ आपको एरिया दिया हुआ होता और प्लिंथ एरिया रेट दिया हुआ होता तो आप बता देंगे, तुरंत बता देंगे, है ना। उसमें क्या करना है, एरिया इंटू रेट, तो 1500 इंटू 950, ठीक है। ये क्या निकल कर आई, बिल्डिंग की कॉस्ट। अब इन्होंने बिल्डिंग की कॉस्ट के साथ साथ उसमें लगने वाली चीजों का भी एस्टिमेट आपको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बिल्डिंग की कॉस्ट निकालनी है सबसे पहले। तो बिल्डिंग की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। तो 1500 इंटू 950 जब आप करेंगे तो यू विल गेट बिल्डिंग की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग कॉस्ट पर और भी कुछ परसेंटेज लगाए गए अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। सर 14,25,000। सर 14,25,000। शुभम का सही था आंसर, अंकित का भी सही है। और आर्किटेक्चर का 1.5% करे तो 21,375। 1425,000, 14,25,000 जो भी आंसर यस। बता रहे हैं वो लोग सही बता रहे हैं। बिल्डिंग की कॉस्ट और बताया ना। सेकंड और सेकंड का सर 21,375। बिल्डिंग की कॉस्ट निकल कर आई 1425,000, सभी की आ गई, है ना। अगर ये सारी चीजें नहीं दी होती तो हम एक रफ एस्टिमेट के पॉइंट से ये चीज बता सकते थे दैट द बिल्डिंग विल कॉस्ट 14,25,000 रुपीज। विवेक तूने आंसर अप्रोक्सीमेटली सही निकाला लेकिन पूरा सही नहीं है। सर्वेश तुम्हारा आंसर गलत है, पवन तुम्हारा आंसर भी गलत है, अंकित का आंसर सही है, अंकित का आंसर सही है, ठीक है। तो ये हमने निकाली क्या, दिस इज बिल्डिंग कॉस्ट। अब इसमें बोल रहा है कि आर्किटेक्चर की 1.5% लगाइए, है ना। तो 1.5% ऑफ दिस, 5% ऑफ दिस, 14% ऑफ दिस, 6% ऑफ दिस, इनके इतने परसेंट निकालने के बाद क्या कॉस्ट आती है बताइए। ये जो सारे इनमें प्रोविजंस दिए हुए हैं, इन सारे परसेंटेज को इस पे लगाने के बाद क्या कॉस्ट आती है, ये आएगी समथिंग 18,02625।
198288 नहीं बेटा। और श्रीकांत का आंसर भी सही है। श्रीकांत का जो फाइनल आंसर है वो सही है। विवेक क्या पूछ रहा है? 1959375, ये क्या बता रहे हो तुम लोग? टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्लूडिंग ऑल परसेंटेज? नहीं, ये आना चाहिए सारे परसेंटेज मिलाने के बाद बेटा, आना चाहिए वेट आई एम राइटिंग 1802625 1802625 ये आना चाहिए। ये आ रहा तुम लोग का? ये 14,25,000 में 1.5%, 5%, 14%, 6%, मतलब इन टोटल कितना परसेंट मिलाना है आपको? ये हो गया 20, 25, 26, 26.5। तो 14,25,000 का 26.5% कितना हुआ? 14,25,000 का 26.5% जो भी हुआ वो निकाल कर उसमें ऐड कर दो। 37.5 क्यों भाई? बस वही गलती कर दी, यही तो नहीं करना था, यही नहीं करना था भाई। देखिए, कंटिंजेंसीज, सुपरविजन चार्जेस के आगे बिल्डिंग कॉस्ट नहीं लिखी है ना? ये कंटिंजेंसीज और सुपरविजन चार्जेस कब मिलाने हैं? इसके बाद मिलाने हैं, क्योंकि ये जो है ये काम से रिलेटेड नहीं है बेटा, ये काम से रिलेटेड नहीं है। इनको तो कब मिलाना है? जब आपकी बिल्डिंग की पूरी कॉस्ट निकल कर आ गई ना, उसके बाद कंटिंजेंसीज और वर्क चार्ज, एस्टेब्लिशमेंट या सुपरविजन चार्जेस जोड़े जाते हैं। बात क्लियर? एस्टिमेट में हम पूरा एस्टिमेट जब बना लेते हैं ना, जो फाइनल कॉस्ट निकल कर आती है उसमें हम कंटिंजेंसीज और अदर चार्जेस जोड़ते हैं। ठीक है? तो ये सारे परसेंटेज, 26.5% जब आप इसमें मिलाओगे तो ये हो जाएगा 18,26,25 रुपए। अब इस 18,26,25 में आप क्या करोगे? 3% और 8% मिलाओगे, तो 3% और 8 मतलब कितना हो गया? ये 11%। इसका 11% करोगे तो देन यू विल गेट द फाइनल एस्टिमेट ऑफ दैट बिल्डिंग। अभी चीज क्लियर? अब सही है, नीरज का आंसर भी सही है। अब सही है। यस विवेक, आंसर अब तेरा सही है। 2000913.75 बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, कंटिंजेंसीज और सुपरविजन चार्जेस या वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट हम टोटल कॉस्ट निकालने के बाद करते हैं, और फिर वो जो कॉस्ट आती है दैट इज ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो इसको कह सकते हो दिस इज टोटल, और यहाँ पर जो आएगा दिस विल बी ग्रैंड टोटल। ठीक है, एंड दिस इज 2000913.75। Yeah. ठीक है, ओके। आई होप ये आंसर सभी के आ रहे होंगे और चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमें किस तरीके से इन चीजों को जोड़ना रहता है या लेना रहता है। किसी को डाउट तो नहीं है? एक आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी देख लो, और वो क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, इसमें तो कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट से आने की संभावना कम है। ऑल्दो किसी ना किसी उस पर आ सकता है, ये है ना, छोटे रूप में भी आ सकता है, लेकिन अगला क्वेश्चन जो है वो आने वाला क्वेश्चन है, वो आ सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए,
Calculate the plinth area of a building which has a carpet area of 2000 square meter, and it may be assumed that 30% of the built-up area will be taken up by the corridors, staircases, and 10% of the built-up area will be occupied by walls. तो बेटा जो plinth-up area है वही built-up area है, जो plinth area या जो plinth area है वही built-up area है। अनिल, तुम अभी भी आंसर गलत निकाल रहे हो, तुम वही चीज कर रहे हो जो मैं बता चुका हूँ, उसको गलत नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से देखो। क्या निकालना है भाई? प्लिंथ एरिया निकालना है। क्या निकालना है? प्लिंथ एरिया या फिर बिल्ट अप एरिया, एक ही बात है। ये पता करना है, ठीक है, प्लिंथ एरिया या फिर बिल्ट अप एरिया। अब इन्होंने बोला कि उस बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया निकालिए जिसका कि कारपेट एरिया है 2000 स्क्वायर मीटर, और जो कॉरिडोर्स में जगह चली गई वो 30% ऑफ द बिल्टअप एरिया है, और जो वॉल्स में जगह चली गई वो 10% ऑफ द बिल्टअप एरिया है। तो हमें पता है कि प्लिंथ एरिया में वॉल्स का एरिया इंक्लूडेड रहता है, कॉरिडोर का इंक्लूड रहता है, सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं प्लिंथ एरिया फिर बिल्टअप एरिया में। यस और नो? वॉल ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्लिंथ एरिया, ये फ्लोर एरिया नहीं है। फ्लोर एरिया में हम वॉल ऐड नहीं करते। यहाँ पर तो प्लिंथ एरिया पूछ रहा है, प्लिंथ एरिया या फिर बिल्टअप एरिया, तो यहाँ पर वॉल ऐड होती है, ठीक है। I'll give you 2 minutes, आप लोग ट्राई करिए। यस, विवेक आंसर सही है तुम्हारा, विवेक का आंसर सही है। सिंपल है, सॉर्ट ऑफ एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये। हाँ, रितेश आंसर सही है। और ये क्वेश्चन बेटा आने वाला, मतलब पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि आया हुआ है, बट यस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, पूछा जा सकता है, बिकॉज इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। सिंपल आपसे आपकी टेस्टिंग है कि आपको एरियाज का नॉलेज है कि नहीं। नीरज आंसर सही है, नीलेश आंसर सही है, रितेश आंसर सही है। यस, सभी के आंसर सही हैं। जिन्होंने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया, सिंपल सा कैलकुलेशन कि प्लिंथ एरिया या बिल्टअप एरिया को पूछ रहा है, तो हम प्लिंथ एरिया या बिल्टअप एरिया को अगर एक्स मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो प्लिंथ एरिया के अंदर ही तो कारपेट एरिया भी आता है, कॉरिडोर मतलब सर्कुलेशन एरिया भी आता है, और वॉल का एरिया भी आता है। मतलब इस एक्स के अंदर ये सारी तीनों चीजें हैं। तो एक्स इक्वल्स टू व्हाट? 2000 प्लस 30% ऑफ बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया हमने एक्स मान के रखा है तो 0.3 एक्स प्लस 10% ऑफ बिल्टअप एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स, मतलब 0.1 एक्स। तो दिस इज कारपेट एरिया, ठीक है, दिस इज सर्कुलेशन एरिया, दिस इज एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बिल्टअप एरिया निकल कर आएगा 333.33 स्क्वायर मीटर। इजी चीज है। कोई डाउट किसी को? चीजें समझ आ रही है ना? बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। इन केस अगर अपन को नहीं भी पता है तो अपन देख रहे हैं सारी चीजें, है ना। और बहुत सारा डिटेल में हम जा नहीं रहे क्योंकि उतना जाने का भी मतलब नहीं है। थर्टी परसेंट टोटल आंसर कर दिया है। क्या पूछ रहा शुभम? क्लियर नहीं है, सही से पूछ। बाकी किसी को डाउट रिलेटेड टू द क्वेश्चन या जो थ्योरी हमने पहले पढ़ी?
कल की क्लास में हम डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है, और एनालिसिस ऑफ रेट, या जिसको रेट एनालिसिस बोलते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। तो रेट एनालिसिस जब हम पढ़ते हैं तो हमें सारे मटेरियल्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मटेरियल कितने टाइप के हैं, एक मटेरियल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, डेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम रेट एनालिसिस में देखते हैं, ठीक है। तो वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज हम एस्टिमेटेशन या उससे रिलेटेड चीज़ आज हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। यस, डिटेल एस्टिमेट के बारे में कल मैं और थोड़ा सा बताऊंगा, बिकॉज डिटेल एस्टिमेट ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, तो उसका ओवरव्यू हम ले लेंगे। किसी को डाउट है बेटा? यस और नो? प्लेन्थ एरिया और बिल्टअप एरिया एक ही है? हाँ, प्लेन्थ एरिया और बिल्टअप एरिया एक ही है। प्लेन्थ एरिया और बिल्टअप एरिया एक ही चीज़ है, ठीक है। और हर फ्लोर पे नापी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि प्लिंथ, तो क्या होता है, प्लिंथ आप फाउंडेशन या उसके ऊपर डालते हैं, है ना। प्लिंथ का तो एक ही ग्राउंड लेवल वाला केस है ना, लेकिन प्लिंथ एरिया नाम प्लिंथ एरिया है या बिल्टअप एरिया, लेकिन आप उसको हर फ्लोर पर अलग अलग देखो, ठीक है। चलिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। कल हम डिटेल एस्टिमेट और रेट एनालिसिस के बारे में देखेंगे। Okay, so thank you so much for today. We will meet tomorrow on same time. Okay, thank you so much.